नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 17वां एपिसोड है। आशा है 16 एपिसोड आपको पसंद आए होंगे और ये भी पसंद आएगा और आपको कुछ जानकारी देने में सफल रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड बैंकिंग की बात मेरे साथ का, जिसमें हम 5 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला है, पब्लिक सेक्टर में सरकार एफडीआई की लिमिट को बढ़ाना चाहती है। दूसरा है, आरबीआई जो है उन्होंने कहा है और बैंक भी एक प्लान कर रहे हैं कि कॉमन पोर्टल बनाया जाए, क्योंकि जो कंसोर्शियम लोन्स दिए जाते हैं उनके फॉलोअप के लिए। तीसरा मुद्दा है, कल हुई आईबीए और यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस की मीटिंग का नतीजा क्या रहा, और रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहा है और उसको इम्प्रूव करने के उसने बैंकों को जो है निर्देश दिए हैं। और अंत में रिजर्व बैंक जो है वो चाहता है कि भाई जो अनक्लेम्ड मनी है उसको बैंक जल्दी से जल्दी लोगों तक वापस करे और उसके लिए एक स्पेशल अभियान चलाए। तो इन्हीं 5 मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है एफडीआई इन पब्लिक सेक्टर बैंक। अभी तक सरकारी बैंकों में जो विदेशी निवेश है उसकी सीमा है 20% और वहीं प्राइवेट बैंक में 74% की सीमा है कि 74% तक एफडीआई बैंक प्राइवेट में ला सकते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में 20% की सीमा है और वहीं तक हो सकता है, लेकिन वो भी सीमा के अंदर भी बैंक उतना एफडीआई नहीं अरेंज कर सके। स्टेट बैंक में कहें तो लगभग 10% ही फॉरेन जो वो है एफडीआई है वो ही स्टेट बैंक में अभी तक हुआ है। अब सरकार की मंशा इसमें क्यों है, और सरकार का कहना है कि हम 49% तक ही जो है टोटल इस प्रकार से करेंगे और बैंक जो है उसके ऊपर कंट्रोल सरकार का ही रहेगा। और सरकार चाहती है कि बैंकों को रिफॉर्म्स करने के लिए, बैंकों को मजबूत करने के लिए जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित किया जाए, उसको लाया जाए, ताकि बैंक जो है बहुत अच्छे सशक्त हो। अच्छी बात है, अच्छी सोच है सरकार की कि बैंक जितने स्ट्रांग होंगे, सशक्त होंगे, उतना ही ज़्यादा वो देश में लोगों को लोन दे सकेंगे और देश का विकास हो सकेगा, क्योंकि इकॉनमी का साइज भी सरकार बड़ा करना चाहती है। तो उसके लिए जो फंड्स, लिक्विडिटी, ये सारा की चीज़ की ज़रूरत है। और ठीक है, लेकिन क्या है कि जब एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, तो अभी तक जो पब्लिक सेक्टर के जो बोर्ड हैं जहां निर्णय लिए जाते हैं किस प्रकार से बैंक काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, वहाँ पर भी उनका रोल रहेगा। हालांकि अभी तक रिजर्व बैंक और सरकार इसके ऊपर क्या नियम होंगे, किस प्रकार से उसको लाया जाएगा, क्या क्या शर्तें होंगी, उसके ऊपर अभी बातचीत कर रही है। लेकिन सरकार ने सोच लिया है कि इस निवेश को जो है बढ़ाया जाएगा। तो निवेश बढ़े, अच्छी बात है, बैंक सशक्त हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये ना हो कि बैंकों का कंट्रोल वहाँ पर रहे और जो बोर्ड है वो उसके ऊपर विदेशी निवेशक जो हैं उनके प्रतिनिधि जो है हावी हो जाए और वो देश की प्रगति की जगह कुछ और जो है वहाँ पर निर्णय होने लगे, तो देश के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि सरकारी बैंक जो हैं वो कहीं किसी और के हाथों में ना चले जाएं, ये एक खतरा इस विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने के पीछे जरूर दिखता। लेकिन सरकार उम्मीद है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कि बैंक जो है वो विदेशी निवेशकों के या उनके प्रतिनिधियों के हाथ में जाए। अब एक बैंक जो है वो एक कॉमन पोर्टल बनाना चाहते हैं। उसमें से जो 12 सरकारी बैंक हैं वो और बाकी मिलकर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका कॉमन पोर्टल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बैंक
बहुत सारे बड़े बड़े लोन जो हैं वो कंसोर्शियम यानी इकट्ठा होकर, यानी 4, 5, 6 बैंक मिलकर कई प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, क्योंकि एक बैंक जो है इतना रिस्क नहीं लेता कि किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वो फाइनेंस करें या किसी बड़ी इंडस्ट्री को फाइनेंस करें। तो उसके लिए 4-5 बैंकों का एक समूह बनाया जाता है और वो अलग अलग अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से उन प्रोजेक्ट्स को, उन उद्योगों को वो फाइनेंस करते हैं। अब जब फाइनेंस तो हो जाता है, लेकिन फाइनेंस के बाद जो उसकी मॉनिटरिंग है, उसका डाटा है, उसकी ऑडिटिंग है, उसकी रिपोर्ट्स है, स्टॉक स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ों के लिए जो फॉलो रहता है उसमें कई बार दिक्कत आती है कि भाई बार बार कंसोर्शियम की मीटिंग हो या सब लोग उसमें रहें। तो उसके लिए बैंक ये एक प्लानिंग कर रहे हैं कि एक कॉमन पोर्टल हो जिसपे जितने भी कंसोर्शियम लोन हो उनका पूरा डाटा उस पोर्टल पर रहे। जो बैंक किसी भी कंसोर्शियम में लोन दे रहे हैं वो उस सारे डाटा को अपने यहाँ पर बैठकर ही वो एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अच्छा सुविधाजनक प्रयास होगा बैंकों का आज के इस डिजिटल के युग में। अब बात करते हैं बैंक कर्मचारियों की। कल एक मीटिंग आईबीए के साथ हुई यूनियंस की, और जैसा कि पहले से लग रहा था कि मीटिंग सिर्फ मीटिंग के लिए होगी, वैसा ही हुआ दिखता है। हालांकि ऑफिशियल कोई भी सर्कुलर किसी यूनियन ने अभी तक नहीं निकाला। जो भी मैसेज आ रहा है उसमें सिर्फ यही है कि भाई पीएलआई के ऊपर कुछ बातचीत हुई है, लेकिन वो बातचीत का क्या सहमति है वो बाहर नहीं आया। कब लागू होगी, कितनी लागू होगी, और क्या वो दोबारा से सीएलसी के पास सहमति के लिए अप्रूवल के जाएगी। यानी जब एक बाई पार्ट सिस्टम है, यूनियंस और आईबीए नेगोशिएट करते हैं और सहमति बनाते हैं, फिर एक और एजेंसी के पास हम अप्रूवल के लिए जाएंगे, तो ये कर्मचारियों के साथ मजाक होता दिखता है। और उसके अलावा किसी बात पर भी बात हुई नहीं, चाहे 5 डे हो या बाकी कुछ भी हो। आईबीए ने इतना अश्योरेंस किया है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस आईबीए अभी दे रहा है, उसके ऊपर जो जीएसटी का प्रोविज़न इंडिविजुअल के लिए हटने के बाद भी स्टिल है, उसके लिए आईबीए जो है वो सरकार को लिखेगी। लेकिन यूनियंस का क्या रोल है उसके बारे में चुप्पी है, कोई जवाब और कोई रिएक्शन नहीं है। ये एक बड़ा विचित्र मामला सामने आता हुआ दिखा है। एक और रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जो, क्योंकि डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि कैश की जगह पर ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल रूप में किए जाएं, चाहे ऐप हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, कैसे भी डिजिटल के रूप में जो लोग हैं वो पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे में फ्रॉड ना हो, डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटी के थ्रेट जो है उसको कम किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। 1 अप्रैल 2026 से कम रिजर्व बैंक का कहना है कि 2 ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन जो है वो कंज्यूमर के पास, ग्राहक के पास होने चाहिए पेमेंट देते हुए। हालांकि अभी भी पासवर्ड है, पिन है, ओटीपी है, लेकिन उनका कहना है कि फिंगरप्रिंट हो या फेस रिकॉग्निशन हो, आज इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 2 ऑप्शंस, ताकि कोई भी ग्राहक को पेमेंट करते हुए उसके साथ फ्रॉड ना हो और सही आदमी अपने खाते से दूसरे को दे रहा है उसकी जो जांच है पूरी हो जाने के बाद हो। और अगर बैंक की गलती से कोई डिजिटल पेमेंट में चूक होती है तो उसके लिए बैंक जिम्मेवार होगा, ताकि ग्राहक को उसकी चोट ना पहुंचे। लेकिन अगर ग्राहक की गलती है तो ग्राहक ही जिम्मेदार है, लेकिन अगर बैंक की गलती है तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये निर्णय रिजर्व बैंक ने लिया है और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल से इसको लागू किया जाए।
एक और विषय है, वो विषय है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जो अनक्लेम्ड पैसा रिजर्व बैंक में ग्राहकों का पड़ा है वो लगभग 67,000 करोड़ रुपए के करीब है, उसको बैंक जो हैं एक स्पेशल ड्राइव चलाकर और उनके नॉमिनी है, अगर नॉमिनी नहीं है तो उनके जो भी लोग उत्तराधिकारी हैं उनको ढूंढकर वो पैसा उनको दिया जाए। तो उसके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने जो है स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए कहा है। और एसएलबीसी स्टेट लेवल जो बैंकिंग फोरम्स हैं उनको भी कहा है कि वो उसके लिए पंचायत लेवल पर, गांव के स्तर पर कैंप्स ऑर्गेनाइज करे बैंकों के साथ, और जनता को अगर वो पैसा उनका है तो उनको उन तक पहुंचाया जाए। इसके बारे में रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है। ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, उचित कदम है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो अनक्लेम्ड मनी के रूप में रिजर्व बैंक में पड़ा है, और जो लोग हैं उनको भी पता नहीं, उनके जो प्रियजन हैं उनको भी पता नहीं कि उनका पैसा, हालांकि रिजर्व बैंक ने उसके लिए एक उद्गम नाम से पोर्टल बनाया हुआ है। आप जाकर वहाँ रजिस्टर करके आप पता कर सकते हैं कि आपके किसी पेरेंट्स का कोई पैसा या आपका कोई पैसा अनक्लेम्ड मनी के रूप में रिजर्व बैंक के पास तो नहीं पड़ा। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने बैंकों को ही निर्देश दिए हैं कि वही इसके लिए जो है एक स्पेशल ड्राइव जो है शुरू करें। तो आज की बैंकिंग की बात का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये विषय अच्छे लगे होंगे, और अगले सप्ताह शनिवार फिर मिलेंगे बैंकिंग की बात मेरे साथ में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।